नमस्कार मित्रों, आज गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के एक और लेख के साथ जो वर्ष 1970 में पांचजन्य पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा हर विषय पर, भले ही बात हो वेद पुराणों की, धर्म और दर्शन की, विज्ञान या आयुर्वेद की, साहित्य या भाषा की, हर विषय पर ऐसे बिंदुओं पर सवाल उठाकर हमारी ज्ञान पिपासा को जगा देते थे कि उनका उत्तर जानने की अभिलाषा में उन्हें सुनते या पढ़ते किस तरह समय निकल जाता, इसका भान ही ना होता। गुरुजी का लिखा जो लेख आज आपके साथ साझा करने के लिए चुना, उसको पढ़ते वक्त वही अनुभूति एक बार फिर से हुई जो पहले भी कई बार होती रही है। वो ये कि जो प्रश्न आज के परिवेश में भी यथार्थ जान पड़ते हैं, उन विषयों के संदर्भ में अपनी बात रखते सिन्हा जी ने कितने दशकों पूर्व प्रकाश डाल दिया था। यूं कहें कि प्रश्न अब भी जस के तस बने हुए हैं, या फिर शायद उन प्रश्नों का भार कुछ और भारी हो गया है, ये भी सच होगा। लेकिन विचारने योग्य तथ्य ये है कि क्या कोई ऐसा पहलू है जिसको गुरुजी के विचारों ने छुआ ना हो। भले ही विनय पत्रिका का दार्शनिक पक्ष हो, तुलसी की कृष्ण भक्ति हो, रामायण का कोई संदर्भ हो, या फिर हो भारत की सांस्कृतिक अखंडता, कट्टरता का समाधान, या स्वामी विवेकानंद का वेदांत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सब तो बस उस लंबी विषय सूची में वर्णित ऐसे विषय हैं जिन सब के लिए गुरुजी के लेख आपके पास पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त वो सब भी हैं जो हम सभी उनके मुखारविंद से सुन चुके हैं और सदा सुनते रहेंगे। तो फिर गुरुजी के ज्ञान के साहित्य सागर से चुनते हैं आज एक और मोती, और इसकी चमक को महसूस कर इसके दमक को उतार लेते हैं अपने अपने हृदय में। गुरुजी के इस लेख का विषय है शिक्षा का भारतीयकरण क्या है। आइए सुनते हैं। शिक्षा के भारतीयकरण का विचार किसी न किसी रूप में भारत के स्वतंत्रता प्रिय शिक्षा शास्त्रियों और नेताओं को सदा प्रेरित करता रहा है। 1905 में बंगाल के उग्र राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को जन्म दिया था। शिकागो में विवेकानंद की विजय ने सारे भारत की आत्मा को झकझोर दिया था, जिससे विशेषकर बंगाल में अपनी प्राचीन परंपराओं का स्वाभिमान तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में निष्ठा का भाव जाग उठा था। अब भारतीयकरण की चरम सीमा मैकाले की कुटिल नीति का अनिष्टकारी परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के शासकीय प्रभाव में भारतीय बुद्धि चकाचौंध होकर रह गई। प्रगति तथा सभ्य आचरण का अर्थ लिया जाने लगा यूरोपीय जीवन प्रणाली का अंधानुकरण। हीनता का भाव इतना फैला कि माइकल मधुसूदन दत्त, जो बंगाल के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आरंभ में इसी बात पर गर्व किया करते थे कि वे अपनी मातृभाषा बंगला के साधारण शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, जबकि अंग्रेजी बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इंग्लैंड के जीवन आडंबर को यह सोचे बिना ही कुछ लोगों ने भारतीय भूमि पर लागू करने का प्रयास किया कि वहां के और यहाँ के बच्चों के लिए ये स्वाभाविक थी। परंतु भारत में न केवल ये अस्वाभाविक लगती थी, अपितु भारतीय बालकों को एक ऐसे वातावरण की ओर धकेल देती थी जिसका न तो कभी उसने अपने जीवन में अनुभव किया और न ही वह परिचित था। इस प्रकार भारत के धरातल से उनके पैर उखड़ जाते थे, परंतु पैर टिकाए बिना इसका पता भी नहीं चलता था। लॉर्ड लेस्डाउन जब वायसराय बना 1889 में, तभी इस विषमता का अनुभव होने लगा था, और उन्हीं के काल में उनके सचिव सर एंथनी मैकडॉनल्ड ने अपनी शिक्षा संबंधी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया था कि हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े भयंकर दोष हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने इन दोषों का विश्लेषण करते हुए ये स्वीकार किया था कि हमने भारत में जो शिक्षा प्रणाली थोपी है, उसका मूलभूत दोष ये है कि सामान्य भारतीय छात्र अपनी शिक्षा को अपने उस जगत के साथ संगत नहीं पाता जिसमें वह विद्यालय से बाहर आने पर रहता है। तब राष्ट्रीय स्वाभिमान जागा कि जिस शिक्षा में स्वयं अंग्रेज ही इतना दोष अनुभव करता था, भला वह शिक्षा राष्ट्रीय प्रेरणा तथा चेतना का स्रोत कैसे बन सकती थी।
इसलिए उग्र राष्ट्रवाद की भूमि बंगाल में इस शिक्षा के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही था। 1892 में प्रथम भारतीय उपकुलपति गुरदास बनर्जी ने ये मांग की कि हमें शिक्षा हमारे ही मातृभाषा में मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय भावना के नशे में चूर नवयुवकों ने 1905 में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े केंद्र कलकत्ता विश्वविद्यालय का बड़ी भारी संख्या में बहिष्कार किया। राधा कुमुद मुखर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर अब भारतीय शिक्षा के विरुद्ध संघर्ष करने वालों में अग्रणी थे। यहीं से राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन आरंभ हुआ, जो बाद में सारे भारत में फैल गया। गांधी जी भी कहा करते थे कि आज की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के सातत्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए उनका मत था कि भारत में शिक्षा उस समय तक वास्तविक तथा सृजनात्मक नहीं बन सकती जब तक अंग्रेजी भाषा का मोह समाप्त नहीं होता और अंग्रेजियत की छाप समाप्त नहीं होती। यह उनके स्वदेशी आंदोलन का एक भाग था। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विदेशी शिक्षा के प्रति वह विद्रोह बिल्कुल शिथिल सा पड़ गया और शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया। मानो शिक्षा जगत में दासता और स्वतंत्रता में कोई अंतर ही नहीं है। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो राधा कृष्णन आयोग नियुक्त हुआ था, उसने 1949 में शिक्षा के भारतीयकरण की आवश्यकता पर आग्रह करते हुए लिखा कि इस शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध, जो इस देश में एक शताब्दी से अधिक से हावी रही है, गंभीर आरोपों में से एक ये है कि इसमें भारतीय विद्यार्थी के लिए उनकी अपनी संस्कृति का प्रबंध नहीं किया गया। कुछ स्थितियों में इसने यह भावना उत्पन्न की है कि हम बलरहित हैं। इससे भी अधिक बुरी बात यह है कि यह शिक्षा हमारी जड़ों को एक ऐसे जगत से जोड़ना चाहती है जो हमारे चारों ओर फैले हुए जगत से सर्वथा भिन्न है। हमें अतीत का प्रयोग वर्तमान को प्रकाशित करने के लिए करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस आयोग द्वारा शिक्षा में भारतीय मूल्यों के अनुसार प्रस्तावित परिवर्तन लागू नहीं किए गए। अतः समाज को अब पुनः शिक्षा के भारतीयकरण की आवश्यकता का बोध कराना आवश्यक हो गया है। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं कि शिक्षा के भारतीयकरण में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। इस सारे विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल परीक्षा पद्धति बदलकर काम नहीं चल सकता। भारतीयकरण की समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, अपितु अब शिक्षा के उद्देश्यों का प्रश्न है। उसमें यह बात तो निर्विवाद है कि हमें उस समाज व्यवस्था की स्पष्ट धारणा अपने सामने रखनी चाहिए जिसके लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब हमारे छात्र इस समाज के प्रति अपनत्व का भाव रखकर अपनी आस्था तथा निष्ठा का केंद्र इसी को बनाएंगे, अर्थात उनकी इस भूमि तथा इसमें रहने वाले समाज में निष्ठा होगी। शिक्षा क्षेत्र में किसी अन्य सुधार की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी इस बात की कि शिक्षा को इस देश की जनता की आकांक्षाओं के तथा राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल ढाल दिया जाए। शिक्षा के अन्य उद्देश्यों में से सर्वप्रथम यह है कि यह एक शक्तिशाली तथा सुसंगठित राष्ट्र के निर्माण करने में सहायक बने। इसलिए शिक्षा के द्वारा हर बात में यह विश्वास भरा जाना चाहिए कि इस देश का भविष्य उज्जवल है। युवकों में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया जाए। भारत की विभिन्नता में एकता के सूत्र को खोजकर छात्रों को उसका बोध कराना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस आयोग ने भी माना है। दासता के काल में विद्यालयों में अंग्रेजी शासन तथा शासकों के प्रति स्वामी भक्ति उत्पन्न करने का कार्य चलता था और शिक्षा द्वारा मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसलिए राष्ट्रीय चेतना को प्रखर करने का कार्य शिक्षा क्षेत्र से बाहर होता था। परंतु अब
स्वतंत्र भारत में शिक्षा का आधार ही अपनी राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपराओं में निष्ठा पर आधारित करना होगा। अपने इतिहास पर गौरव और अपने अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान लेकर हमारे छात्र विद्या केंद्रों से निकलें। यह उत्तरदायित्व हमारी शिक्षा संस्थाओं को लेना होगा और शिक्षा प्रणाली को इसका प्रभावी माध्यम बनाना होगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उत्तराधिकार में प्राप्त अपने अखंड सांस्कृतिक परंपराओं का पुनः मूल्यांकन कर उनमें आस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी। इसके लिए भारतीय साहित्य, दर्शन, भारतीय इतिहास, यहाँ तक कि शिल्पकला आदि का बोध शिक्षा के हर स्तर पर कराए जाने की आवश्यकता है। जब एक एक युवक में राष्ट्रीय चेतना जागेगी, तभी वे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को संभालने के लिए तैयार हो सकेंगे। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा इस लेख में आगे लिखते हुए सीख देते हैं रूस से कुछ सीखने की। उन्होंने लिखा है, आज भारतीयकरण का नाम सुनते ही तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के शब्द कान में पड़ते ही जो वामपंथी नेता नाक चढ़ाने लगते हैं, जरा उन्हें अपने मानसिक प्रेरणा केंद्र रूस की शिक्षा पद्धति का अध्ययन तो करना चाहिए। सोवियत रिव्यू की जुलाई 1969 के विशेषांक रूस में शिक्षा प्रणाली में ये बताया गया है कि क्रांति के तुरंत पश्चात एक तो रूस की देसी भाषा को सारी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, दूसरे ऐसा प्रबंध किया गया कि आज वहां के स्कूलों में युवा पीढ़ी में देशभक्ति का भाव और स्वदेश प्रेम भर देने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है। यही रूस की प्रगति का रहस्य है। फिर भारत में इसी प्रक्रिया का विरोध क्यों? आज जो चारों ओर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व और शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई देती है, इसका निर्मूलन शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। तभी शिक्षा राष्ट्रोत्थान का सशक्त साधन बन सकेगी। अंग्रेजी भाषा को भगाना ही होगा। शिक्षा के भारतीयकरण के संदर्भ में दूसरा प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। महामना रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार लिखा था कि संसार भर में भारत ही एक ऐसा अभागा देश है जहां शिक्षण की भाषा और विद्यार्थी की स्वाभाविक भाषा में इतनी दूरी है। ज्ञान ही किसी विदेशी भाषा में जकड़ कर रख देना, जिसे जनसाधारण न समझता हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। रवि बाबू की इस उक्ति को संदर्भित करते हुए शिक्षा आयोग के सदस्यों ने, जिनमें भारत के बड़े बड़े शिक्षाविद तथा 5 विदेशी विशेषज्ञ भी थे, ये माना कि विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाने के कारण छात्र इस बात के लिए बाध्य हो जाता है कि वह विषय को समझने की अपेक्षा रट्टा लगा ले। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए और वह कोई न कोई भारतीय भाषा ही होगी। सभी शिक्षा शास्त्री इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा राष्ट्रीय एकता का सूत्र हिंदी भाषा रहे। इसका जो कुछ भी विरोध आज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे छिपे हुए विदेशी तथा विदेशनिष्ठ और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित अंग्रेजी नौकरशाही के बचे खुचे कतिपय स्वार्थी लोगों के गहरे देशघाती षड्यंत्र को देखने और उसका पर्दाफाश कर उसका सबल विरोध करने की आवश्यकता है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि जनता की भाषा का तिरस्कार करके हम शिक्षा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तक सीमित कर देंगे। अशिक्षित समाज में न तो प्रजातंत्र सफल हो सकता है और न आर्थिक प्रगति ही आ सकती है। यह भी सत्य है कि ज्ञान विज्ञान को विदेशी भाषा में सीमित कर देने से न मौलिक चिंतन ही संभव है और न कभी विज्ञान का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रगतिवाद के ठेकेदारों ने विज्ञान को उस भाषा में सीमित कर रखा है जिसको ग्रामीण समाज समझ ही नहीं पाता। इसलिए जितनी शीघ्र हम भाषाई दासता को त्याग कर शिक्षा का माध्यम भारत की भाषाओं को बनाएंगे, उतनी ही तीव्र गति से हम प्रगति तथा आर्थिक संपन्नता के पथ पर बढ़ सकेंगे। इन सभी बातों के अतिरिक्त जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है
और जिसमें आमूल परिवर्तन लाए बिना शिक्षा का भारतीयकरण संभव ही नहीं, वह है पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने की समस्या। किस माध्यम से हम पढ़ाते हैं, इसके लिए साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम क्या पढ़ाते हैं और जो कुछ हम पढ़ाते हैं उससे राष्ट्रीय भावना की पुष्टि तथा राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सकता है अथवा नहीं। हर देश तथा हर समाज में शिक्षा संस्थानों का यह काम रहा है कि इन संस्थानों के भीतर जिस नई पीढ़ी का पोषण हो रहा है उस तक राष्ट्रीय संस्कृति को संक्रमित करने तथा उसकी व्याख्या करने का उत्तरदायित्व लें। परंतु जब शिक्षा पद्धति ही राष्ट्रीय संस्कृति की विस्तृत नींव पर आधारित नहीं है, तो फिर छात्र किस प्रकार अपने अतीत की उपलब्धियों से भविष्य की प्रेरणा ले सकता है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि नई पीढ़ी अपने देश की साहित्य, दर्शन, राजनीति तथा ऐतिहासिक परंपराओं से दूर हटती जा रही है। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि आज हमारे विद्यार्थी शेक्सपियर, मिल्टन आदि का तो गहन अध्ययन करते हैं, परंतु अपने देश के महान साहित्यकारों के विषय में तनिक जानकारी नहीं रखते। दर्शन शास्त्र में अरस्तु, प्लेटो और कांट का तो सहारा खोजते हैं, परंतु भारतीय दर्शन से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। इंग्लैंड के दार्शनिक फ्रांस तथा जर्मन दर्शन से बहुत प्रभावित हुए, परंतु उन्होंने उस दर्शन के प्रभाव को अपने देश की चिंतन धारा में जोड़ दिया। राजनीति दर्शन में तो यह बात स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जब विद्यार्थी पाश्चात्य इतिहास क्रम में चर्च और राज्य का झगड़ा, राजा के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत, डिक्टेटरशिप का विकृत रूप देखता है और उसको भारतीय जीवन पर लादने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा लगता है मानो गोल छेद में चौकोर खूंटी तथा चौकोर छेद में गोल खूंटी डाल रहा हो। इसलिए ज्ञान का तालमेल जीवन प्रवाह में नहीं बैठ पाता। भारत में प्रजातंत्र की असफलता के पीछे यही कुछ एक बात है कि इंग्लैंड की प्रणाली का अध्यारोपण तो कर दिया, परंतु यहाँ के राजनैतिक चिंतन प्रवाह से उसका तारतम्य नहीं जोड़ा गया, इसलिए वह अस्वाभाविक सा लगता है। डॉक्टर सिन्हा इस गूढ़ विषय में आगे लिखते हुए एक विशेष प्रश्न उठाते हैं। उनका प्रश्न है कि ब्रिटेन का इतिहास क्यों पढ़ें। इसके जवाब में आगे लिखते हैं, इतिहास के पाठ्यक्रम में अभी तक इंग्लैंड का इतिहास अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित है। दास्ता युग में तो यह ठीक था कि गुलामों को अपने शासकों का इतिहास पता रहना चाहिए, परंतु स्वतंत्र जातियों में तो ऐसी प्रथा नहीं है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अन्य देशों का इतिहास भी पढ़ते हैं, परंतु अनिवार्य विषय के रूप में नहीं। आज भारत के निकट के देशों जैसे चीन, कंबोडिया आदि का इतिहास जानना अति आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम में छात्र को अपने देश के इतिहास से उसको प्रभावित करने की शक्ति का ज्ञान तो अनिवार्य हो, परंतु अन्य जातियों के इतिहास में किसी का इतिहास पढ़ने की स्वतंत्रता उसे रहनी चाहिए। पश्चिमी आर्थिक फॉर्मूलों पर आधारित अर्थशास्त्र में भी स्थिति इतनी ही विचित्र है। भारत के आर्थिक विकास में लगा हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता कि भारत के जनमानस की रुचियों में परिवर्तन कैसे आएगा। आज जिस पाठ्यक्रम को पढ़कर अर्थशास्त्र का अध्येता ये भी नहीं समझ पाता कि भारत की परिस्थितियों में अमुक प्रयोग सफल होगा या नहीं, क्योंकि वो जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति, यहाँ के परंपरागत संस्कार और लोगों के सामाजिक जीवन का बोध नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह ग्राम्य अर्थव्यवस्था के लिए न तो अपनी प्रशिक्षण की व्यवस्था को उपयुक्त पाता और न ही उसकी रुचि की दृष्टि से। भारतीय नीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र को उस प्रकार तो विभाजित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार पाश्चात्य अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र अलग अलग स्कूलों में विभाजित है। इसलिए प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अपार धन तथा शक्ति नष्ट हो रही है। इसलिए यहाँ के सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन लाए बिना अपने देश तथा सामाजिक जीवन की एक निश्चित भूमिका में हमारे युवक की प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में
उसकी पूर्ति का समायोजन न होने पर निराशा की भावना भूत की तरह उसके चारों ओर मंडराने लगेगी और उसका व्यापक परिणाम होगा व्यापक असंतोष। अतः राष्ट्रहित में ये आवश्यक है कि विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा और राष्ट्रीय जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण विच्छेद को यथाशीघ्र समाप्त करके शिक्षा प्रथा को भारतीयता के सांचे में ढाल दिया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम तथा ऐसी शिक्षण पद्धति किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती जिसे वहां की सामूहिक संस्कृति का समर्थन प्राप्त न हो। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा अपने इस लेख को पूर्णता देते हुए अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, वस्तुतः शिक्षा में सुधार लाए बिना समाज सुधार की कल्पना निरर्थक है। तो साथियों, इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से गुरुजी के लेख जिस प्रकार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो आपके भीतर भी बहुत से सवालों को जगाते होंगे और निश्चित रूप से उनका समाधान भी जैसे इन लेखों में ही निहित है। इन सब के लिए आपका फीडबैक आमंत्रित है। साथियों, हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर बताया कीजिए। कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपकी फीडबैक का। हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।